नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। सुझाव आदेश से ज़्यादा असरदार होता है। पिछले सबक में हमने आत्म सुझाव का अर्थ समझा। हमने उन सिद्धांतों को भी समझा जिनके जरिए आत्म सुझाव की कला सीखी जा सकती है। आत्म सुझाव का अर्थ है स्वयं के द्वारा दिया गया सुझाव। अब हम मनोविज्ञान के अगले सिद्धांत पर आते हैं, जो है सुझाव। सुझाव मनोविज्ञान का वह सिद्धांत है जिसके जरिए हम दूसरों के मस्तिष्क को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। यह विज्ञापन और सेल्समैनशिप में इस्तेमाल होने वाला मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के जरिए मार्क एंटोनी ने अपने अद्भुत भाषण में रोम की भीड़ को आंदोलित किया था, जैसा द साइकोलॉजी ऑफ सेल्समैनशिप नेपोलियन हिल द्वारा लिखित पुस्तक में बताया गया है। सुझाव और आत्म सुझाव में सिर्फ एक फर्क होता है। सुझाव से हम दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं, जबकि आत्म सुझाव से हम अपने खुद के मन को प्रभावित करते हैं। सुझाव मनोविज्ञान के सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि इस सिद्धांत के विनाशकारी इस्तेमाल से किसी की जान तक ली जा सकती है, जबकि इसके सृजनात्मक इस्तेमाल से सभी तरह के रोग खत्म किए जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे मौकों पर व्यावहारिक मनोविज्ञान की कक्षाओं के सामने सुझाव की उल्लेखनीय शक्ति को इस तरह प्रदर्शित किया है। पिपरमेंट ऑयल के लेवल वाली 2 औस की बोतल लेकर मैं संक्षेप में कहता हूँ कि मैं गंध की शक्ति प्रदर्शित करना चाहता हूँ। फिर मैं बोतल को अपनी क्लास के सामने इस तरह थामता हूँ ताकि सब इसे देख सकें। मैं बताता हूँ कि इसमें पिपरमेंट का तेल भरा है, और मैं जब इसकी कुछ बूंदें मेरे हाथ में थामे रुमाल पर डालूंगा तो वे लगभग 40 सेकंड में कमरे के सबसे दूर वाले छोर तक पहुंच जाएंगी। फिर मैं बोतल का ढक्कन खोलता हूँ और अपने रुमाल पर कुछ बूंदें गिराता हूँ। साथ ही चेहरा बनाकर यह संकेत देता हूँ कि गंध बहुत तीखी है। फिर मैं क्लास के सदस्यों से कहता हूँ कि जैसे ही उन्हें पेपरमेंट की गंध का पहला झोंका महसूस हो, वे अपने हाथ उठा दें। हाथ तेजी से ऊपर उठने लगते हैं। कई बार तो कक्षा के 3/4 सदस्य अपने हाथ उठा देते हैं। फिर मैं बोतल खोलता हूँ और इसके अंदर के द्रव को धीरे धीरे और शान से पी जाता हूँ। इसके बाद मैं ये भेद खोलता हूँ कि बोतल में शुद्ध पानी था। किसी को भी पेपरमेंट की गंध नहीं आई थी। बस ये नाक का वहम था जिसे पूरी तरह से सुझाव के सिद्धांत ने उत्पन्न किया था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे छोटे कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लगातार रोती रहती थी कि उसकी मौत कैंसर से होगी। जहाँ तक मुझे याद है, उसने अपने इस विश्वास को पाला पोसा और वह अपने हर छोटे मोटे काल्पनिक दर्द को कैंसर की शुरुआत मान लेती थी, जिसकी वह लंबे समय से अपेक्षा कर रही थी। मैंने देखा था कि वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहती थी, ओह, मुझे यकीन है कि कैंसर यहाँ बढ़ रहा है। वह हमेशा अपने बाएं सीने पर हाथ रखती थी, जहाँ उसे कैंसर होने का यकीन था। यह अध्याय लिखते समय मुझे खबर मिली कि उस बूढ़ी औरत की मृत्यु बाएं स्तन के कैंसर से ही हुई, ठीक उसी जगह जहाँ वह अपना डर बताते वक्त हाथ रखती थी। यदि सुझाव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर की परजीवी कोशिकाओं में बदल सकता है, तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह रोगग्रस्त शारीरिक कोशिकाओं को खत्म करने और उनकी जगह पर स्वस्थ कोशिकाएं बनाने में कितना कुछ कर सकता है। यदि सुझाव के सिद्धांत के जरिए सादे पानी की बोतल खोलने पर लोगों के समूह को पिपरमेंट के तेल की खुशबू का यकीन दिलाया जा सकता है, तो क्या आप यह नहीं देख सकते हैं कि आपके हर वैध काम में इस सिद्धांत के सृजनात्मक इस्तेमाल की कितनी उल्लेखनीय संभावनाएं हैं। कुछ साल पहले एक अपराधी को मौत की सजा मिली। उसे मृत्यु दंड देने से पहले उस पर एक प्रयोग किया गया, जिससे यह बात निर्णायक रूप से साबित हो गई कि सुझाव के जरिए इंसान की जान भी ली जा सकती है। इस अपराधी को गिलोटीन तक लाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसका सिर चाकू के नीचे रखा गया और एक भारी बोर्ड उसकी गर्दन पर गिराया गया ताकि उसे उसी तरह का झटका लगा जैसा गिलोटीन से लगता। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर गर्म पानी डाला गया और बहने दिया गया ताकि उसे लगे कि गर्म खून निकल रहा है। 7 मिनट में डॉक्टरों ने अपराधी को मृत घोषित कर दिया। सुझाव के सिद्धांत के जरिए उसकी कल्पना ने तीखी नोक वाले बोर्ड को सचमुच गिलोटीन की ब्लेड में बदल लिया था और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था।
मानसिक उपचारक जितने भी रोगों का इलाज करते हैं सुझाव के सिद्धांत के जरिए ही करते हैं। आजकल कई डॉक्टर कम दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा मानसिक सुझाव दे रहे हैं। मेरे ही परिवार के 2 सदस्य डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वे कुछ साल पहले के मुकाबले आज आटे की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि उसके एक मरीज को सिर में भीषण दर्द हो रहा था, लेकिन उसे सिर्फ चंद मिनटों में ही राहत मिल गई, क्योंकि रोगी को विश्वास था कि उसे एस्पिरिन खिलाई गई है, जबकि दरअसल उसे सफ़ेद आटे की गोली खिलाई गई थी। सम्मोहन भी पूरी तरह से सुझाव के सिद्धांत के जरिए काम करता है। सामान्य विश्वास के विपरीत किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना सम्मोहित नहीं किया जा सकता। सच्चाई यह है कि सम्मोहक का नहीं बल्कि सम्मोहित व्यक्ति का मन ही उस लक्षण को उत्पन्न करता है जिसे हम सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन करने वाला तो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने की दिशा में बस इतना कर सकता है कि वह उसके चेतन मन को प्रभावहीन कर दे और इसके बाद उसके अवचेतन मन तक अपने मनचाहे सुझाव पहुंचा दे। जब मन प्रभावहीन हो जाता है तो हमारे पास उस व्यक्ति के चेतन मन के पार जाने या उसे शक्तिहीन करने की शक्ति आ जाती है। हम इस विषय पर दोबारा लौटेंगे और चेतन मन को शक्तिहीन या निष्क्रिय करने की कुछ विधियां बताएंगे। लेकिन आइए पहले उस विधि को समझ लें जिसके जरिए सम्मोहन उत्पन्न होता है। यह वर्णन एक सम्मोहनकर्ता के शब्दों में है। पहले तो मैं संबंधित व्यक्ति के साथ कई बार तो 1-2 घंटे एक सहानुभूतिपूर्वक उस समस्या के बारे में बातचीत करता हूँ जिसे वह हटाना चाहता है। जब मैं उसकी प्रबल प्रवृत्तियों यंत्रकारी विचार से पूरी तरह परिचित हो जाता हूँ और सबसे बढ़कर उसका विश्वास हासिल कर लेता हूँ तो इसके बाद मैं उसे एक आरामदेह मुद्रा में लिटा देता हूँ। फिर मैं उनसे आरामदेह बातचीत करता रहता हूँ जैसे कि नीचे बताई गई है। मेरी बातचीत का लक्ष्य रहता है कि उनकी आंखों और कानों पर नीरस प्रभाव पड़े। मैं चाहता हूं कि आप इस हीरे को देखें या दिखाने के लिए कोई भी आरामदेह वस्तु चुन लें। सपने भरे गाफिल अंदाज में और सूनी भावहीन मुद्रा में से देखें। किसी चीज के बारे में ना सोचें, अपने मन को एकाग्र ना करें, इस पर अपनी निगाह केंद्रित ना करें। आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें ताकि उस वस्तु की आकृति धुंधली दिखे। इसे स्पष्टता से देखने की कोशिश ना करें, इसके बजाय हीरे के अंदर और उसके पार इस तरह देखें जैसे कि आप अपने और किसी दूर के दृश्य के बीच खड़े मृत पेड़ को देखते हैं जिस पर आप मनन कर रहे हैं। कोई कोशिश ना करें क्योंकि हम जैसी मानसिक अवस्था चाहते हैं उसे लाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यह ना सोचें कि क्या होने वाला है क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। भयभीत, शंकालु या अविश्वासी ना बने। किसी चीज के घटित होने की इच्छा ना करें। ना ही यह देखें कि क्या हो सकता है, ना ही अपने दिमाग में चलने वाली चीजों का विश्लेषण करें। कोई कोशिश ना करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक, आलसी और उदासीन बन जाएं। नींद आने के जाने पहचाने संकेतों की उम्मीद करें जो इंद्रियों तथा मस्तिष्क के शिथिल होने से जुड़े हैं। भारी पलकें, अनिच्छुक कान, मांसपेशियां और त्वचा और ताप, आर्द्रता, भेद्यता के उद्दीपन के प्रति उदासीन है। उनींदेपन की यह आनंददायक अनुभूति आपकी पलकों को झुका रही है और आपकी इंद्रियों को भुलक्कड़ बना रही है। आप आवेग के सामने झुक जाते हैं जब आपके और रंग व प्रकाश के बाहरी जगत के बीच पर्दे गिराए जाते हैं। आपकी इंद्रियां उनींदी हो जाती हैं। नींद का मतलब आंखों के लिए अंधेरा और कानों के लिए खामोशी है और आपका कान ध्वनियों के प्रति खुद को बंद करके खामोशी हासिल करता है। मेरे शब्दों की ध्वनि में आपकी रुचि कम हो रही है। आपकी सारी ऊर्जा और संघर्ष एक रहस्यमय दूरी में फिसल रहा है। सुखद प्रभाव के प्रति समर्पण का कृतज्ञतापूर्ण एहसास जिसका आप विरोध ना तो कर सकते हैं ना करेंगे, आप पर छा रहा है। यह आपके पूरे शरीर को अपने आगोश में ले रहा है और आप शारीरिक दृष्टि से खुश हैं। आपको ताजगी भरी नींद आने लगी है। अब तक दी गई सामग्री को पढ़कर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि सम्मोहनकर्ता का पहला काम चेतन मन को शक्तिहीन करना है। चेतन मन से हमारा मतलब मन के उस खंड से है जिसका इस्तेमाल हम जागृत अवस्था में करते हैं। जब चेतन मन आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रभावहीन या निष्क्रिय कर दिया जाता है तो सम्मोहनकर्ता उस व्यक्ति के अवचेतन मन को सीधे सुझाव देकर उससे चालाकी से काम कराता है। अवचेतन मन जो भी कहा जाता है क्या उसे कर देता है। यह कोई सवाल नहीं पूछता बल्कि 5 इंद्रियों के जरिए इस तक पहुंचने वाली इंद्रिय छवियों पर काम करता है। चेतन मन का तर्क जागृत घंटों के दौरान प्रहरी बनकर दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण के द्वारों की रक्षा करता है।
लेकिन जिस पल हम सोते हैं या किसी कारण अर्धचेतन हो जाते हैं, ये प्रहरी निष्क्रिय हो जाता है। शिकार का सारा संकोच या शंका खत्म नहीं हो जाती और वह यह महसूस नहीं करने लगता कि श्री बर्ड्सके काफ़ी व्यस्त इंसान हैं और उनके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कम समय है। अंत में जब शिकार छल कपट के पहले पायदान के पार चला जाता था और यह महसूस कराया जाता था कि श्री बर्ड्सके का डिनर आमंत्रण मिलना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात होगी, तो इसके बाद ऐसा आमंत्रण दे दिया जाता था। शिकार को सबसे अभित्याज क्लब या उसके शानदार कैफे में ले जाया जाता था और इतना बढ़िया डिनर कराया जाता था जिसमें सामान्य तौर पर एक पूरे हफ्ते की आजीविका से ज़्यादा खर्च आता। बिल मेजबान श्री बर्ड्सके चुकाते थे, जिनका परिचय जज अमुक के रूप में दिया जाता था, जिनके पास स्पष्ट रूप से ढेर सारा पैसा था और वे इसके संग्रह से दूर भाग रहे थे। श्री बर्ड्सके के अंदर की जेब में कार्ड इंडेक्स है, जिसमें शिकार की हर कमजोरी, हर विचित्र आदत, हर सनक विस्तार से लिखी है, जिसका सटीकता से विश्लेषण किया जा चुका है। अगर वह कुत्तों का प्रेमी है तो यह तथ्य भी प्रमाणित किया जा चुका है। अगर वह घोड़ों से प्रेम करता है तो यह तथ्य भी प्रमाणित किया गया है। खेल शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर शिकार को घुड़सवारी से प्रेम है तो भद्र, अमीर और सज्जन श्री बर्ड्सके सुनिश्चित करेंगे कि उनकी असली नस्ल का घोड़ा शिकार के लिए उपलब्ध रहे। अगर शिकार कार चलाने का शौकीन है तो मधुरभाषी श्री बर्ड्सके की पैकड़ दरवाजे पर इंतजार कर रही होगी। मनोरंजन का यह प्रकार शिकार की रुचियों के हिसाब से बदल जाता था और इसका खर्च हमेशा अविश्वसनीय मित्र श्री बर्ड्सके द्वारा उठाया जाता था। यह नीति तब तक चलती थी जब तक कि शिकार का मन पूरी तरह से प्रभावहीन नहीं हो जाता था, यानी जब तक वह किसी भी घटना, कथन या सुझाव के प्रति शंका महसूस करना पूरी तरह से नहीं छोड़ देता था। शिकार को अब मधुरभाषी श्री बर्ड्सके पर पूरा भरोसा हो चुका है और यह सब सिर्फ संयोगवश हुई मुलाकात का नतीजा है। कुछ मामलों में श्री बर्ड्सके 6 महीने तक अपने शिकार के साथ खेलते थे और वार करने के उपयुक्त अवसर का इंतजार करते थे और फिर खेल सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों डॉलरों तक बढ़ जाता था। जो प्रकरण रोशनी में आए उनके विवरणों के अनुसार बर्ड्सके के कुछ शिकारों ने तो उनकी सलाह पर बोगस कंपनियों में निवेश के लिए 50,000 से ज़्यादा डॉलर दिए। कई बार ऐसा उनकी इस सामान्य टिप्पणी पर किया गया कि उन्होंने ऐसे कारोबार में निवेश किया था जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। एक मौके पर तो उन्होंने बात बात पर $10,000 का डिविडेंड चेक दिखाया, जो उसे किसी नकली कॉरपोरेशन में सिर्फ $20,000 के निवेश के बदले मिला था। ध्यान दें, बर्ड्सके इतने चतुर थे कि वे इनमें से किसी बोगस कंपनी में निवेश करने के लिए अपने शिकारों को नहीं मनाते थे। वे मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे तो कभी कभार जानकारी देने में थोड़े लापरवाह हो जाते थे, जिसे शिकार आसानी से समझ सके और इसका इस्तेमाल कर सके। सुझाव सीधी सीधी मांगे आग्रह से ज़्यादा प्रभावी होता है। सूक्ष्म सुझाव में अद्भुत शक्ति होती है और दौलतमंद श्री बर्ड्सके इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते थे। एक मौके पर तो उनकी शिकार एक बूढ़ी महिला उन पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगी कि वह बैंक से भारी रकम निकालकर श्री बर्ड्सके के पास पहुंच गई और उन्हें मनाने लगी कि वे महिला की तरफ से इस पैसे का निवेश कर दें। बर्ड्सके ने उस महिला का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि उनके खुद के पास थोड़ा पैसा रखे हैं जिसका वे निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त निवेश का कोई अच्छा अवसर मौजूद नहीं है। श्री बर्ड्सके ने उस महिला को इस्तेमाल इसलिए वापस भेजा क्योंकि वे उसे ज़्यादा बड़े दाव के लिए फंसा रहे थे। वे जानते थे कि उस महिला के पास कितना ज़्यादा पैसा था और सारा पैसा हड़पने का इरादा रखते थे। इसलिए कुछ दिनों बाद उस महिला को सुखद हैरानी हुई जब श्री बर्ड्सके ने उसे फ़ोन किया कि उनके पास एक बहुत खास मित्र की बदौलत महिला को बहुत मूल्यवान कंपनी के निश्चित हिस्से में निवेश करने का अवसर संभवतः मिल सकता है, बशर्ते वह पूरा हिस्सा ले सके। वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यह हिस्सा महिला को मिल ही जाएगा, लेकिन वह कोशिश कर सकती है। महिला ने कोशिश की। उसका पैसा 1 घंटे के बाद ही बर्ड्सके के अंदर की जेब में पहुंच गया था। इन विवरणों से आप समझ गए होंगे कि मन को प्रभावहीन करने का क्या मतलब है। मन को प्रभावहीन करने और इसे किसी सुझाव को स्वीकार करने तथा उस पर काम करने को विवश करने के लिए बस इतनी ही ज़रूरत होती है कि सामने वाला इंसान बहुत विश्वास करता हो या सामान्य से ज़्यादा भोला हो। जाहिर है किसी व्यक्ति के मन को प्रभावहीन करने और हमारे मनचाहे सुझाव के बीच पाने के लिए तैयार करने के हजारों तरीके हैं।
उन्हें गिनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने खुद के अनुभव से सारा व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी जरूरत आपको इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए है। कुछ प्रकरणों में किसी व्यक्ति के मन को महीने तक तैयार करने की जरूरत हो सकती है ताकि वह आपके सुझाव के बीज को विश्वास के साथ ग्रहण कर ले। कई मामलों में चंद मिनट या चंद सेकंड ही काफी हो सकते हैं। इस तथ्य को जान लें और मान लें कि आप उस व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकते जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो या जिसका आप पर पूरा भरोसा न हो। इसलिए चाहे आप उपदेश दे रहे हो, सामान बेच रहे हो या जूरी के सामने मुकदमा लड़ रहे हो, सबसे पहला कदम यह है कि आप जिसे भी प्रभावित करना चाहते हैं उसका विश्वास हासिल करें। शेक्सपियर के नाटक में सीजर को दफनाते समय मार्क एंटोनी का उल्लेखनीय भाषण पढ़ें। इसमें आपको दिख जाएगा कि मार्क एंटोनी ने हमारे बताए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके किस तरह एक शत्रुतापूर्ण भीड़ को पूरी तरह निरस्त कर दिया था। आइए हम इस अद्भुत भाषण की शुरुआत का विश्लेषण करें, क्योंकि इसमें आपको व्यावहारिक मनोविज्ञान का एक अनमोल सबक मिल सकता है। ब्रूटस ने भीड़ को बता दिया कि उसने सीजर को क्यों मारा था और भीड़ ब्रूटस के पक्ष में हो गई थी। सीजर का मित्र मार्क एंटोनी अब मंच पर अपने दलील देने आते हैं। भीड़ शुरुआत में एंटोनी के खिलाफ है। इसके अलावा भीड़ यह उम्मीद कर रही है कि वे ब्रूटस का विरोध करेंगे और उन पर हमला करेंगे, लेकिन मार्क एंटोनी चतुर मनोवैज्ञानिक है, इसलिए वे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वे कहते हैं, मित्रों, रोमवासियों, देशवासियों, मेरे शब्दों पर गौर करें। मैं सीजर की प्रशंसा करने नहीं बल्कि उसे दफनाने आया हूँ। भीड़ यह उम्मीद कर रही थी कि वे अपने मित्र सीजर की प्रशंसा करने आए थे, जो वे सचमुच करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक कि भीड़ का मन प्रभावहीन न हो जाए और उनकी बात को अनुकूल ढंग से ग्रहण करने को तैयार न हो। मार्क एंटोनी का भाषण जिस योजना पर बना था, अगर वह उलट जाता और अगर वे शुरुआत में ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज में ब्रूटस को एक सम्मानित व्यक्ति कहते तो संभवतः भीड़ उनकी हत्या कर देती। मैं एक बहुत ही योग्य और सफल वकील को जानता हूँ। जूरी को संबोधित करते समय यह वकील भी उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल मार्क एंटोनी ने किया था। मैंने एक बार उसे जूरी से ऐसी बातें करते सुना जिससे कुछ मिनट तक मुझे तो लगा कि वह या तो शराब पीकर आया है या फिर उसका अचानक दिमाग संतुलन हिल गया है। उसने अपने विरोधियों के गुणों की प्रशंसा करके शुरुआत की। जाहिर है वह अपने मुवक्किल के खिलाफ उनके मुकदमे को मजबूत कर रहा था। उसने यह कहकर शुरुआत की, जूरी के सज्जनों, मैं आपको चौंकाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकरण से जुड़े कुछ बिंदु मेरे मुवक्किल के खिलाफ हैं। और फिर वह उनमें से हर बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करने लगा। जाहिर है ये बिंदु विरोधी वकील पहले ही उठा चुका था। जब वह कुछ समय तक इसी तर्ज पर बोलता रहा तो फिर वह अचानक रुका और गहरे नाटकीय अंदाज में बोला, लेकिन दूसरा पक्ष इस प्रकरण के बारे में यह कहता है। अब जब हम जान गए कि उनकी दलीलें क्या हैं, तो आइए हम इस प्रकरण के दूसरे पक्ष पर निगाह डालते हैं। इसके बाद यह वकील उस जूरी के मन के साथ उसी तरह खेलता रहा जैसे कोई वायलिन वादक अपने वाद्य यंत्र के तारों के साथ खेलता है, और नतीजा यह हुआ कि 15 मिनट के भीतर जूरी के आधे से ज्यादा सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने भाषण के अंदरों अपनी सीट से लुढ़क गया, जैसे भावनाओं के सैलाब से निढाल हो गया हो। जूरी अंदर गए और आधे घंटे से भी कम समय में लौटकर उन्होंने मेरे वकील के पक्ष में फैसला सुना दिया। अगर इस वकील ने अपने विरोधी की दलील की कमियां बताकर शुरुआत की होती और जूरी के सामने अपनी खूबियों का बखान करने लगता तो निसंदेह वह हार जाता, लेकिन जैसा मुझे बाद में पता चला, यह वकील शेक्सपियर का बड़ा प्रशंसक था। उसने अपने लगभग सभी मुकदमों में मार्क एंटोनी वाले मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया था और कहा जाता है कि वह अपने समुदाय में किसी दूसरे वकील की तुलना में कम मुकदमे हारा था। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल सफल सेल्स पीपल भी करते हैं। वे न सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धी को गिराने से परहेज करते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी को जोरदार प्रशंसा करने की भी कोशिश करते हैं। किसी को भी खुद को माहिर सेल्स पीपल नहीं मानना चाहिए जब तक कि वह मार्क एंटोनी वाले मनोविज्ञान में माहिर न हो जाए और इसे लागू करना न सीख ले। यह भाषण सेल्समैनशिप के बारे में लिखे गए महानतम सबकों में से एक है। अगर कोई सेल्स पर्सन कोई बिक्री गंवाता है तो इस बात की संभावना 99 में से एक है कि उसने संभावित खरीदार के मन को सही तरीके से तैयार न कर पाने के कारण से गंवाया है। बिक्री हासिल करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा समय खर्च करने में से गंवाया है और अंतिम उत्कर्ष तक कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंचने की कोशिश में इसे गंवाया है। सफल सेल्स पर्सन को खरीदार के मन को इस तरह तैयार करना चाहिए
कि वह सवाल या प्रतिरोध किए बिना उसका सुझाव ग्रहण कर ले। इस ऑडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।